Hello guys, welcome back to my channel Easy Learning with Himal. So in my last video also I have told you about very interesting thing that guys, now you can win scholarship worth rupees 5 lakhs, and it is very simple. All you have to do is to enroll in Unacademy Ascent, which is all India championship from class 6 to class 12th. So basically it will be a 1 hour online test, and इसके enrollment के लिए guys आपको कुछ pay नहीं करना है. It is absolutely free and it will be 1 hour test on November 1 11 am. Again guys, I am repeating the date, remember it, November 1 11 am है, संडे का दिन है, तो आप इजीली इस टेस्ट को कर सकते हैं गाइज. ठीक है, तो प्लीज़ पार्टिसिपेट करिए इसमें, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू मोटिवेट यू, इट एक्चुअली गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड एक्चुअली इट विल टेल यू दैट वेयर यू स्टैंड, कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर हैं, आपको कितना आता है. और गाइज इतनी अच्छी स्कॉलरशिप मिल रही है तो वाई नॉट गो फॉर इट. एंड द सिलेबस इज़ योर बेसिकली एनसीईआरटी सिलेबस, जो आपका मैथ्स और साइंस का एनसीईआरटी सिलेबस है. ठीक है, टेस्ट उसी से आएगा. एंड ऑन द वेरी सेम डे ऑफ चैंपियनशिप देर विल बी एन एनालिसिस क्लास इन विच योर ऑल डाउट्स विल गेट क्लियर. बिकॉज जनरली क्या होता है, टेस्ट के बाद डाउट्स रहते हैं कि यार करेक्ट आंसर क्या था, या कुछ कंसेप्ट्स आपको नहीं समझ आए, तो उन डिटेल्ड एनालिसिस क्लास में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. एंड विनर्स विल ऑल्सो बी अनाउंस्ड on that class on the very same day. So guys, go for it and you can win scholarship worth rupees 5 lakhs. Also you can win Unacademy Plus subscription, like from rank 1 to rank 3 the winner will get Unacademy 6-month plus subscription, and from rank 4 to rank 10 the winner will get Unacademy 1 month plus subscription. तो guys, मैंने ग्रेड वाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डाल दिए हैं. उस सिंपली आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, साइन अप करेंगे. अगर आपने पहले Unacademy पे साइन अप नहीं किया तो आपको साइन अप करना पड़ेगा अपने ईमेल से. And simply when you will click to the enroll button तो आप enroll हो जाएंगे. So guys, go for it, give it a try and let's crack it. So guys, talking about today's video, the topic is the most common grammatical mistakes which we generally make. तो grammatical mistake से loss क्या होता है कि आपका सिर्फ grammar section में ही marks नहीं कटते, प्लस आपके writing section में marks deduct हो जाते हैं. जब आप literature में answers frame करते हो उसमें marks deduct हो जाते हैं. तो आपने generally देखा होगा ही नहीं, grammar की छोटी मोटी गलतियों की वजह से on an average 10 to 12 मार्क्स इंग्लिश के पेपर में इन्हीं की वजह से चले जाते हैं. तो गाइज, अगर हम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड कर दें, और मैं आपको बहुत ही कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के बारे में बताने वाला हूं जो आप जनरली एग्जाम में करते हैं. सो इफ़ यू अवॉइड दोज मिस्टेक्स, सो यू कैन ईजिली ऑन एन एवरेज इंक्रीज योर अराउंड 8 to 10 मार्क्स इन योर एग्जाम. सो इजंट इट ग्रेट गाइज? सो उसके साथ साथ आपकी एडिटिंग, ओमिशन, लेटर राइटिंग, लिटरेचर के आंसर, कॉम्प्रिहेंशन, सब चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी. सो गाइज, चलिए ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि हम कौन सी ऐसी मिस्टेक्स करते हैं और कैसे उसको ओवरकम किया जा सकता है. तो चलिए गाइज, लेट्स स्टार्ट इट. तो गाइज देखिए, यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं. ठीक है, द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द टेबल, रघु राइट अ लेटर. तो देखने में तो ऐसा लग रहा होगा कि यार इसमें तो कोई मिस्टेक ही नहीं है, बट इसमें मिस्टेक है. ये गाइज इनकरेक्ट हैं दोनों के दोनों सेंटेंसेस, और इसी तरह के छोटे छोटे मिस्टेक्स के कारण आपके मार्क्स कटते हैं एग्जाम्स में. तो चलिए इसी सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि इसमें क्या गलती है, और उसके बाद हम ये रूल समझते हैं कि किस ग्रामर के रूल पे ये मिस्टेक्स हैं जो बेस्ड ऑन है. द लिस्ट ऑफ आइटम्स आर ऑन द टेबल. सबसे पहले आप मुझे बताइए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट क्या होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही हो. ठीक है, तो यहाँ पे जो बात हो रही है सेंटेंस में, एक लिस्ट के बारे में हो रही है कि कुछ आइटम्स की एक लिस्ट बनाई है. याद रखिए, आइटम्स इज नॉट द सब्जेक्ट, बल्कि लिस्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि टेबल पर वो लिस्ट पड़ी है. ठीक है, आइटम्स की लिस्ट. तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट. तो हम सबसे पहले इसमें मार्क कर लेते हैं. मैंने यहाँ पे S लिख दिया कि ये सब्जेक्ट है. अब गाइज, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आई अगेन रिपीट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ प्लूरल वर्ब आता है. तो यहाँ पे लिस्ट आपका सब्जेक्ट है.
क्योंकि मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बात यहाँ पे लिस्ट के बारे में की गई है। जो मेन जिस चीज़ के बारे में बात हो रही होती है वही सब्जेक्ट होता है, और वो यहाँ पे लिस्ट है, ठीक है। अब लिस्ट सिंगुलर है तो आपका जो वर्ब यूज़ हो रहा है, आपका जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है वो आर है, तो गाइज यहाँ पे आर नहीं आएगा, इज़ आएगा। तो ये कट करके आप क्या लिख देंगे, इज़। तो हमेशा सेंटेंस लिखने से पहले ध्यान रखिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है और आपको वर्ब वैसे ही यूज़ करना है। अब अगर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बताऊं, जनरली नाउन्स में क्या होता है, ठीक है, जब आप एस लगा देते हो तो वो प्लूरल हो जाता है। लाइक मैंने चेयर लिखा तो ये आपका सिंगुलर है, और जब मैंने चेयर्स लिख दिया तो ये आपका प्लूरल बन जाता है। बट गाइज वर्ब के केस में उल्टा होता है, वर्ब के केस में उल्टा होता है। मतलब अगर मैं लिखता हूं वर्क, तो वर्क प्लूरल वर्ब है, और वर्क्स जब आपका एस ऐड हो गया तो ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। तो याद रखना, वर्ब के केस में उल्टा हो जाता है, जब एस नहीं लगा होता है तो वो सिंगुलर वर्ब होता है, और जब एस लग जाता है तो वो आपका प्लूरल वर्ब होता है। अब देखिए ये सेंटेंस, रघु राइट अ लेटर। आप आसानी से बता सकते हैं इसका सब्जेक्ट क्या है, रघु, ठीक है। रघु के बारे में बात हो रही है तो सब्जेक्ट क्या है, रघु। रघु राइट, इसके साथ एस नहीं लगा है, तो मैंने क्या बोला था, जब एस नहीं लगा होता तो वो प्लूरल वर्ब होता है। बट रघु क्या है, एक ही पर्सन है ना, तो रघु तो सिंगुलर है, बट वर्ब क्या लग गया है, प्लूरल। तो गाइज एक गलत है, यहाँ पे राइट नहीं आएगा, यहाँ पे राइट्स आएगा। यही छोटे छोटे रेड मार्क्स आपके पेपर में पड़ते हैं और उसकी वजह से आपके मार्क्स कट हो जाते हैं। तो रघु राइट्स अ लेटर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वर्ड यूज करता दे, तो दे अब आपका प्लूरल हो जाता, तो दे के साथ प्लूरल वर्ब आता जो कि है राइट, तो दे राइट अ लेटर। तो यहां से हमने नंबर 1 फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग अपनी मिस्टेक्स देख ली, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो याद रखना, सिंगुलर सब्जेक्ट विल हैव सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट विल हैव प्लूरल वर्ब। तो चलिए गाइज, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं और इसको पढ़ते हैं। इन केस यू हैवंट नोटिस्ड माई रियल नेम डजंट अपीयर इन द आर्टिकल। तो अगर आप ध्यान से देखिए, ये काफ़ी लॉन्ग सेंटेंस है और इसमें कुछ भी पॉज नहीं है। तो जब सेंटेंस में कोई पॉज ही नहीं होता तो हमें सेंटेंस का रियल मीनिंग ही समझ नहीं आएगा। अब हम ध्यान से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इन केस यू हैवंट नोटिस्ड माई रियल नेम डजंट अपीयर इन द आर्टिकल। सेंटेंस कहना चाह रहा है कि इन केस अगर आपने नोटिस नहीं किया है, जो मेरा रियल नेम है वो आर्टिकल में प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, हम पॉज कहाँ पे देंगे, हम पॉज यहाँ पे देंगे कि इन केस यू हैवंट नोटिस्ड। गाइज हम नोटिस के बाद पॉज देंगे। तो बेसिकली आपको पहले ध्यान रखना है कि आप किसी सेंटेंस में पॉज कब दे रहे हो। सपोज आपने ये सेंटेंस आर्टिकल राइटिंग में यूज़ किया है, सपोज आपने ये सेंटेंस लेटर राइटिंग में यूज़ किया है, तो टीचर को समझ ही नहीं आएगा आप क्या कहना चाह रहे हो, और वो सीधे रेड मार्क कर देगा आपके पेपर पे और आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो बेसिकली आपको समझना, अगर आप लॉन्ग सेंटेंस लिख रहे हो तो आपको एक जगह पे पॉज देना पड़ेगा जिससे कि सेंटेंस का मीनिंग समझ आए। और वो पॉज आप किसकी हेल्प से देते हो ये आप सबको पता होगा, विद द हेल्प ऑफ अ कॉमा। तो एक आप कॉमा पुट कर देते हो तो उस वहाँ पे एक पॉज हो जाता है और आपको मीनिंग समझ आता है कि सेंटेंस में आप कहना क्या चाहते हो। तो यहाँ पे हम नोटिस किस चीज़ पे डालना चाहते हैं, हम नोटिस इस चीज़ पे डालना चाहते हैं कि माई रियल नेम डजंट अपीयर इन द आर्टिकल। बट अगर हम सीधा पढ़ देंगे इन केस यू हैवंट नोटिस माई रियल नेम, देखो यहाँ पे एक सेंस ही अलग बन रही है कि इन केस यू हैवंट नोटिस माई रियल नेम, ये हमने एक साथ पढ़ दिया तो जो मेन मीनिंग था सेंटेंस का गाइस वही लॉस्ट हो गया। सेंटेंस कह रहा है कि इन केस अगर आपने नोटिस नहीं किया है, पॉज, माई रियल नेम डजंट अपीयर इन द आर्टिकल। तो करेक्ट क्या होगा, आपको यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, एक कॉमा यूज करना पड़ेगा। इन केस यू हैवंट नोटिस्ड माई रियल नेम डज नॉट अपीयर इन द
आर्टिकल। सो बेसिकली रूल नंबर 2 आपका यही कहता है कि आपको जहाँ पे पॉज देना है वहाँ पे आपको कॉमा ज़रूर लगाने हैं। अगर आप कॉमा नहीं लगाओगे तो एग्जामिनर को समझ ही नहीं आएगा आप क्या कहना चाहते हो। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो गाइज देखिए, बिफोर शी हैड टाइम टू थिंक अबाउट इट अमन जम्प्ड इनटू द पूल। तो ये तो आपको अब आसानी से पता चल गया कि कॉमा कहाँ पे आएगा वो, ठीक है। तो इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि बिफोर शी हैड टाइम टू थिंक अबाउट इट, कि जब तक उसको सोचने का टाइम मिलता तब तक अमित पूल में जंप कर चुका था। तो इसमें क्या है, आपको मेन स्ट्रेस किस पे देना है? स्ट्रेस आपको देना है अमन जंप्ड इनटू द पूल। तो जब आप किसी चीज़ पे स्ट्रेस देते हो तो उससे पहले आपको थोड़ा सा पॉज लेना पड़ेगा जिससे कि अमन जंप्ड इनटू द पूल पे स्ट्रेस जा पाए। सो बिफोर शी हैड टाइम टू थिंक अबाउट इट, कॉमा, you will give a pause, अमन jumped into the pool। तो जस्ट एक कॉमा पुट करने से ना गाइज आपका सेंटेंस का पूरा मीनिंग फ्रेम हो जाता है और कॉमा के बिना सेंटेंस का मीनिंग रहता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स ईट ग्रैंडपा। बहुत फनी एग्जाम्पल है। अगर मैं कॉमा ना लगाऊं यहाँ पे, लेट्स ईट ग्रैंडपा, चलो हम अपने दादाजी को खाते हैं, तो देखिए मतलब क्या सेंटेंस का क्या मतलब बन गया। बल्कि वहाँ पे क्या हो रहा है, द चाइल्ड इज सेइंग कि ग्रैंडपा लेट्स ईट ग्रैंडपा, चलो हम खाना खाते हैं। तो अब क्या है, ईट के बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा, लेट्स ईट ग्रैंडपा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कॉमा लगा दोगे, सो यू कैन सी हाउ कॉमा कैन सेव समवन्स लाइफ। जस्ट जोकिंग गाइज, मतलब मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर आप कॉमा नहीं लगाओगे सेंटेंस का जो आपका मीनिंग है वो टोटली क्या हो जाता है, चेंज। सो दिस इज अ रूल नंबर 2, try to put commas at the necessary pauses given into the sentence। तो चले गाइज हम एक और सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे लिखा है आई डोंट बिलीव इट्स फाइनली फ्राइडे। तो अब आपको यहाँ पे गलती ढूंढनी है, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ हमारी जो मोस्ट कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक है कि हमें दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनके बीच का डिफरेंस ही नहीं पता है। तो पहले उसका डिफरेंस क्लियर करते हैं। एक होता है IT एपोस्ट्रॉफी S और एक होता है ITS, ठीक है। इट्स का क्या मतलब होता है? इट्स का मतलब है व्हेन समथिंग बिलोंग्स टू इट। कोई चीज अगर इट को बिलोंग करती है, इट आपका वर्ड किसी के लिए भी यूज हो सकता है। ये प्रोनाउन है तो ऑब्वियसली नाउन के प्लेस में यूज होगा, ठीक है। अभी हम एग्जांपल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट जनरली एक रूल के फॉर्म में आप समझ लो कि अगर कोई चीज इट को बिलोंग कर रही है, ठीक है, इट बिलोंग्स टू इट, तो उसके लिए हम इट्स यूज करते हैं, एपोस्ट्रॉफी नहीं आती। जब हम यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं तो इस इट्स का मतलब होता है इट इज और इट हैज। जब हम एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं गाइस, अगेन रिपीट, तो उसका मतलब होता है इट इज या इट हैज। अब जरा हम सेंटेंस पढ़ते हैं और हम देखते हैं क्या यहाँ पे इट्स का यूज ठीक से किया है या गलत किया है। आई डोंट बिलीव इट्स फाइनली फ्राइडे। तो यहाँ पे इट कोई किसी चीज़ को बिलोंग नहीं कर रहा है, कोई बिलोंगिंग नहीं शो कर रहा है। वो सिंपली सेंटेंस का ये मतलब है आई डोंट बिलीव इट इज़ फाइनली फ्राइडे, ठीक है। सेंटेंस का यही मीनिंग बन रहा है, आई डोंट बिलीव इट इज़ फाइनली फ्राइडे। तो जब इट इज़ यूज़ होता है तो कौन सा इट यूज़ होगा? इट के बाद एपोस्ट्रॉफी एस। तो ये गलत हो गया, क्या आएगा? एपोस्ट्रॉफी एस, ठीक है गाइस। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल है द कैट वॉज लिकिंग इट्स टेल। अब आपको इसमें एरर फाइंड आउट करना है, द कैट वॉज लिकिंग इट्स टेल, ठीक है। तो एरर आपको मिल गया। अभी मैंने बताया कि जब आई इट के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगता है तो उसका मतलब होता है इट इज़ या इट हैज़। तो कैट वॉज लिकिंग इट इज़ टेल या द कैट वॉज लिकिंग इट हैज़ टेल, इसका कोई भी मतलब नहीं बनता। बल्कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इट एक बिलोंगिंग शो कर रहा है कैट की टेल। इट्स टेल का क्या मतलब है? जो वर्ड इट है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? वो वर्ड कैट के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे कैट की बिलोंगिंग है,
कैट की टेल, ठीक है। तो इसीलिए जब मैंने आपको बताया था जब कोई बिलोंगिंग शो होती है तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, ITS, विदाउट एन अपॉस्ट्रॉफी। तो गाइज ये गलत है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इट्स, द कैट वॉज लिकिंग इट्स tail. So this is a rule number 3. Carefully use the two words, whether you are writing ITS its or you are writing IT apostrophe S its. दोनों को हम इट्स ही बोलते हैं, बट एक में apostrophe लगती है, एक में apostrophe नहीं लगती। जिसमें apostrophe लगती है उसका मतलब होता है it is या it has, और जिसमें apostrophe नहीं लगती वो होता है आपका simply its, जो आपका belonging शो करता है। So this was your rule 3. तो गाइस अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका while walking on the sidewalk, कॉमा की तो वही मिस्टेक नहीं है, कॉमा आपने लगाया हुआ है, मैरी फाउंड अ स्पार्कली गर्ल्स ब्रेसलेट, ठीक है। तो यहां तक तो सब ठीक लग रहा है, while walking on the sidewalk मैरी फाउंड अ स्पार्कली गर्ल्स ब्रेसलेट। ये थोड़ा सा जो है आपके, ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तो बेसिकली आपका जो नेक्स्ट रूल ये कहता है कि जब आप सेंटेंस में मॉडिफायर को करेक्टली प्लेस नहीं करते तो सेंटेंस गलत हो जाता है, उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर मैं मॉडिफायर की बात करूं, सो एज द नेम सजेस्ट, मॉडिफायर का मतलब है जो किसी वर्ड को क्या करता है, किसी नाउन को बेसिकली मॉडिफाई करता है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे स्पार्कली समथिंग चमकीला, तो स्पार्कली किसके लिए यूज किया गया है, गर्ल के लिए यूज किया गया है कि ब्रेसलेट के लिए यूज किया गया है। ऑब्वियसली जो स्पार्कली वर्ड है वो किसके लिए यूज किया गया है, ब्रेसलेट के लिए यूज किया गया है। बट अगर आप देखो स्पार्कली वर्ड गर्ल्स से पहले लिखा हुआ है, तो ये जो है ये सेंटेंस का जो मीनिंग है ये टोटली चेंज कर रहा है, ठीक है। मीनिंग ही नहीं बन रहा है व्हाइल वॉकिंग ऑन द साइडवॉक मैरी फाउंड अ स्पार्कली गर्ल्स ब्रेसलेट, नो। स्पार्कली ओवर हेयर इज अ मॉडिफायर। स्पार्कली क्या है, एक मॉडिफायर है जो ब्रेसलेट को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस सेंटेंस में गलत जगह प्लेस है, तो चलिए इसको ठीक करते हैं। तो सेंटेंस क्या होगा, मैरी फाउंड अ गर्ल्स स्पार्कली ब्रेसलेट, ठीक है। तो अब मैंने जो वर्ड है स्पार्कली वो किसके लिए पीछे लगाया हुआ है, ब्रेसलेट के पीछे। तो अब जो मॉडिफायर है उसकी पोजीशन करेक्टली प्लेस हुई है, बिकॉज एक्चुअली जो स्पार्कली वर्ड है ये ब्रेसलेट के लिए यूज हुआ था। तो आपका जो नेक्स्ट रूल है, जो नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक वो यही है, और तो इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कि यू हैव टू यूज मॉडिफायर इन द करेक्ट प्लेस इन द सेंटेंस, कि आपको सेंटेंस में करेक्ट प्लेस पे आपका जो मॉडिफायर है वो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है गाइस। सो गाइस नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, When Rohan finally found his dog, he felt so happy. कॉमा भी लगा हुआ है। आपको लगेगा कि यार ये तो सेंटेंस ठीक है, अब इसमें क्या मिस्टेक है, बट नहीं गाइस, ये सेंटेंस ठीक नहीं है। इसमें जो मीनिंग है सेंटेंस का वही निकल के नहीं आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे, तो ध्यान से सुनिए, और इस तरह की मिस्टेक अगर आप एग्जाम में कर रहे होंगे तो उसको अवॉइड करना। When Rohan finally found his dog, जब रोहन को फाइनली उसका डॉग मिल गया, he felt so happy। बट आप ध्यान दीजिए, हमें यहाँ पे सेंटेंस में क्लियर नहीं हो रहा है कि जो ही है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, वो रोहन के लिए यूज़ हुआ है या डॉग के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि ही बाद में यूज़ हुआ है सेंटेंस के। अब सेंटेंस में दो नाउन्स यूज़ हुए हैं, रोहन भी और डॉग भी। तो गाइज हमें क्या पता कि जो ही है ये किसके लिए यूज़ हुआ है, रोहन के लिए हुआ है या डॉग के लिए हुआ है। इवन तो आप मानो कि आप अपनी स्टोरी में या आप जो भी लिखना चाह रहे हो अपने आंसर में, आप वहाँ पे ही रोहन के लिए यूज़ करना चाह रहे हो, बट जब आपने ये सेंटेंस लिखा तो आप अच्छे से सेंटेंस में क्लियर ही नहीं कर पाए कि जो आपने वर्ड ही यूज़ किया है ये किसके लिए किया है, आपने रोहन के लिए किया है या डॉग के लिए किया है। तो यहीं से सेंटेंस का मीनिंग जो है लॉस्ट हो जाता है और मार्क्स भी आपके क्या हो जाते हैं, कट। तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे, हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा रीफ्रेम करते हैं जिससे हम क्लियरली बता पाएं कि भाई रोहन खुश हुआ था। हम यही लिखना चाह रहे हैं कि जब रोहन फाइनली मेट हिज डॉग, रोहन फेल्ट हैप्पी। वैसे डॉग भी खुश हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है, बट हम रियल लाइफ सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम जनरली देखना चाह रहे हैं कि सेंटेंस में हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो अगर हमें बताना है कि भाई रोहन एक्चुअली खुश हुआ था अपने डॉग से मिलकर, तो हमें इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा गाइज, बिकॉज यहाँ से मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हमें नहीं पता चल रहा है कि जो ही है वो किसके लिए यूज़ हुआ है, वो रोहन के लिए यूज़ हुआ है या डॉग के लिए यूज़ हुआ है।
तो देखिए मैं दोबारा से कैसे अच्छे सेंटेंस लिखता हूँ ये। अब मैं पहले ही लिख दूंगा कि रोहन फेल्ट सो हैप्पी, जिससे कि चीज मेरी क्लियर हो जाए। रोहन फेल्ट सो हैप्पी व्हेन ही फाइनली फाउंड हिज डॉग। तो अब देखिए पहले जो व्हेन था वो कहाँ पे यूज़ हुआ था, सेंटेंस की स्टार्टिंग में। अब मैंने व्हेन उठा के क्या कर दिया, साइड में रख दिया, और फाइनली फेल्ट सो हैप्पी वाला जो सेंटेंस था वो मैंने अब पहले लिख दिया है। इससे अब हमें क्लियरली समझ आ गया कि रोहन फेल्ट सो हैप्पी, कि खुश कौन हुआ था, रोहन हुआ था व्हेन ही फाइनली फाउंड हिज डॉग। तो देखिए थोड़ा सा सेंटेंस आपने रीफ्रेम किया और जो हमारा सेंटेंस है वो टोटली क्या हो गया, ठीक हो गया। एक और एग्जाम्पल करते हैं। तो गाइज ये वाला सेंटेंस देखिए, डॉन फेल्ट अ लॉट ऑफ एंगर एंड बिटरनेस एज अ रिजल्ट ऑफ मैरीज डिसीजन, कि मैरी के डिसीजन की वजह से जो डॉन था वो बहुत ज़्यादा ही फेल्ट वेरी एंग्री, ही फेल्ट वेरी अ फीलिंग ऑफ बिटरनेस। दिस इज वॉट एंडेड एवरीथिंग। जैसे हमने पिछले सेंटेंस में देखा था, जो वर्ड ही है उससे हमें यही नहीं समझ आ रहा था कि ही रोहन के लिए यूज़ हो रहा है, डॉग के लिए यूज़ हो रहा है। या अगर मैं उसको थोड़ा चेंज करके बोलूँ कि हम अच्छे से एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे थे कि वो ही जो है वो रोहन के लिए ही यूज़ हो रहा है, बिकॉज वो डॉग के लिए भी यूज़ हो सकता है जिस तरह से वो सेंटेंस में यूज़ किया गया था। उसी तरह से यहाँ पे हम कहना तो ये चाहते हैं कि जो मैरी के डिसीजन की वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया, बट अब ये जो दिस यूज़ हुआ है ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बिकॉज दिस इज वॉट एंडेड एवरीथिंग। अब हमें नहीं समझ आ रहा वॉट एंडेड एवरीथिंग, किसके लिए ये यूज हुआ है। वेदर द डॉन्स एंगर एंडेड एवरीथिंग, और डॉन्स बिटरनेस एंडेड एवरीथिंग, और मैरीज डिसीजन एंडेड एवरीथिंग। तो हमें नहीं पता चल रहा, ये सेंटेंस में हमने क्लियर ही नहीं हम कर पाए हैं कि जो दिस है ये किसके लिए यूज हुआ है, ये एंगर के लिए यूज हुआ है, ये बिटरनेस के लिए यूज हुआ है, या मैरी के डिसीजन के वजह से यूज हुआ है। ठीक है, तो अगर हमें सेंटेंस में स्पेसिफाई करना है कि मैरी के डिसीजन की वजह से सब कुछ खत्म हुआ था, तो अब हम यहां पे कुछ चेंज करेंगे। अगर अब हम दिस इज की जगह स्पेसिफिकली लिख दें कि मैरीज डिसीजन एंडेड एवरीथिंग, तो हमें सब कुछ समझ आ जाएगा, मतलब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बट गाइज याद रखना, अगर हम दो वर्ड्स इतना पास पास, दो सिमिलर वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो सेंटेंस को अच्छा नहीं दिखाता है। ठीक है, मतलब गलत नहीं होगा बट आपका सेंटेंस अच्छे से फ्रेम नहीं होगा। तो कुछ अच्छे सेंटेंस लिखने से अच्छे मार्क्स स्कोर होते हैं गाइज। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पे लिखना था ही डॉन फेल्ट अ लॉट ऑफ एंगर एंड बिटरनेस एज अ रिजल्ट ऑफ मैरीज डिसीजन, उसके आगे आपको लिखना था हर डिसीजन एंडेड एवरीथिंग। ठीक है, अब हम डिसीजन की जगह कोई और वर्ड लिख लेते हैं, चॉइस लिख लेते हैं, तो थोड़ा सेंटेंस भी प्रॉपर हो जाएगा। हर चॉइस एंडेड एवरीथिंग। तो अब क्लियर हो गया कि जो उसकी चॉइस थी उसकी वजह से सब कुछ खत्म हुआ था। पहले जो दिस हमने यूज किया था दैट इज वेरी एम्बिगुअस, हमें पता ही नहीं चल रहा था वो दिस किसके लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो गाइज ये मैंने कुछ रूल्स आपको इस वीडियो में डिस्कस करे, मैंने कुछ कॉमन ग्रामेटिकल मिस्टेक्स डिस्कस करी। ऐसा नहीं है कि बस यही रूल्स हैं, और भी काफ़ी मिस्टेक्स हैं तो जनरली स्टूडेंट्स एग्जाम में करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ठीक है, कि आप एक और पार्ट अगर चाहते हैं इस वीडियो पे, तो मैं एक और पार्ट बनाऊंगा और कुछ और रूल्स और कुछ और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप सब में एकदम क्लियर हो जाओ और आपके कोई भी ग्रामर की वजह से जो है मार्क्स आपके एग्जाम में ना कटे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो सेंड मी योर डाउट्स टू माई इंस्टाग्राम, टू माई फेसबुक और माई ईमेल आईडी, जिसके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ईजी लर्निंग विद हिमाल। एंड गाइज, अगर आप अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन खरीदना चाह रहे हैं तो आप क्यों ना 10% डिस्काउंट लें उसमें। मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ये मेरा कोड यूज़ करेंगे ईजी हिमाल,
तो आपको अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन पे गाइज 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय एन अकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, यूज दिस कोड इजी हिमाल टू गेट 10% ऑफ ऑन द सब्सक्रिप्शन अमाउंट. एंड गाइज, अगर आपको अनअकैडमी प्लस के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी प्लस इज़ अ वेरी वेरी एक्साइटिंग प्लेटफॉर्म. ओवर देयर यू हैव फुल एक्सेस टू ऑल कोर्सेज. सारे फुल कोर्सेज पे आपको एक्सेस होगा. यू विल स्टडी थ्रू लाइव क्लासेस. ठीक है, लाइव क्लासेस होंगी थ्रू इंडियाज टॉप एजुकेटर्स. आप टॉप एजुकेटर्स से पढ़ सकते हो. देयर विल बी लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस. देयर विल बी रेगुलर टेस्ट सीरीज. आपके जो सारे नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगे. तो गाइज, ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर आप अनअकैडमी प्लस ले लोगे, वो भी आजकल के टाइम में आप घर बैठ के इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अटेन कर सकते हो गाइज. सो प्लीज़ बाय दिस अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन और अच्छे से अपने मार्क्स स्कोर करो. एंड ऑल्सो 10% डिस्काउंट लो guys by putting my code EasyHimal. So thank you guys, have a nice day.